राजू एक गरीब किसान था। वो अपनी पत्नी रीमा के साथ मोहनपुर गांव में रहता था। राजू बहुत ही मेहनती किसान था। वो अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने के लिए लोगों की जमीन पर खेती किया करता था। ऐसे ही एक शाम राजू खेती करने के बाद उस जमीन के मालिक जमींदार के पास जाता है और कहता है, मालिक, आज का सारा काम मैंने खत्म कर दिया। अच्छा ठीक है, अगर तूने आज का सारा काम खत्म कर दिया है तो अब मेरे सिर पर खड़े होकर नाच। अरे बेवकूफ नालायक, अगर तूने काम खत्म कर दिया तो चुपचाप अपने घर जा। मालिक, दरअसल बात यह है कि मुझे पैसे चाहिए। मेरे घर में राशन खत्म हो गया है, राशन भी डलवाना है और अपनी बीवी की दवाइयां भी लेकर जानी है। अरे तो तुझे क्या लगता है, तेरी इन बातों को सुनकर मैं तुझे पैसे दे दूंगा? तेरे घर में राशन हो या ना हो, मुझे इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तेरी बीवी बीमार रहे या ठीक रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चुपचाप यहां से जा। राजू मुंह लटकाकर वहां से निकल जाता है और रास्ते भर यही सोच रहा था कि कैसे पत्नी का इलाज करवाया जाए। थोड़ी देर बाद राजू अपने घर पहुंच जाता है और घर में जो कुछ भी था उसी से दोनों पति पत्नी खाकर अपने पेट को शांत कर लेते हैं। तभी उसकी बीमार पत्नी राजू से कहती है, सुनिए जी, आपके मालिक ने आपको पैसे दिए क्या? दरअसल मेरी सारी दवाइयाँ खत्म हो चुकी है और अब तो बिना दवाइयों के मेरे से रहा ही नहीं जाता। क्या बताऊं रीमा, एक तो हमारे बुरे हालात, ऊपर से मेरा निर्दय मालिक। कितना भी बोलो लेकिन मालिक को कुछ भी असर नहीं होता। उल्टा दो चार बात सुनाकर वो मुझे भगा देता है। अच्छा कोई बात नहीं, मेरी बात मानिए तो आप वहां से काम छोड़ दीजिए और अपने लिए कोई नया काम देखिए। मुझे नहीं लगता कि आपका मालिक पैसा देगा, और एक गरीब इंसान तो पैसों के लिए ही काम करता है, और जब पैसा ही ना मिले तो काम करने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ रीमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अपने लिए अब कोई दूसरा काम देखूंगा। दोनों पति पत्नी थोड़ी देर बातचीत करते हैं और फिर सो जाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह राजू काम की तलाश में घर से निकल जाता है और यहाँ वहाँ भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता, तो वो थक हार के एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और राजू से कहती है, बेटा मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरी मदद करो बेटा। क्या हुआ अम्मा, आप ठीक तो है ना? बताइए, मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूं? बेटा यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ रखी है, वो तुम उठाकर मेरे घर तक पहुँचा दो। हाँ हाँ अम्मा, चलो मैं अभी पहुंचा देता हूं। राजू उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए लकड़ियों को उठाकर बूढ़ी औरत के घर छोड़ आता है। तभी बूढ़ी औरत उससे कहती है, बेटा मेरी एक और मदद कर दो। हाँ बोलो अम्मा। बेटा यहाँ मेरा एक कुआं है, वहां से मेरे लिए पानी भर कर ला दो। मेरे पैर में बहुत दर्द है और मैं अकेले ही रहती हूँ। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं कुएं से पानी भर कर ले आऊं। अच्छा ठीक है अम्मा, अभी लाता हूं। राजू बूढ़ी के लिए पानी लेकर आता है और पानी लेकर रख देता है। बुढ़िया फिर से राजू से कहती है, बेटा क्या तुम मेरी एक और मदद करोगे? हाँ अम्मा, बोलिए क्या करना है? कुछ नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत दयालु हो तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा, मेरे पास मेरी 2 गायें हैं और वो गाय बहुत अच्छी है। अब मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे अब अपनी दोनों गायों की सेवा पानी नहीं हो पाती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो गाय अब तुम अपने पास रख लो। लेकिन अम्मा, आप तो मुझे जानती भी नहीं हो, आप मुझे अपनी गाय क्यों दे रही हो? मैं तो आपके लिए अनजान हूं ना। नहीं बेटा, मुझे जितना जानना था मैंने उतना जान लिया तुम्हें, और मेरा दिल कह रहा है कि तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए मेरी दोनों गायों को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाओ। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी बन जाती है और आसमान में चली जाती है। राजू को कुछ भी नहीं समझ आता, मगर फिर भी वो दोनों गाय को लेकर अपने घर चला जाता है।
गाय को देखकर उसकी पत्नी उससे कहती है, अरे ये सब क्या है जी, किसको ले आए आप? अरे ये गाय हमारी ही है, अब हम दोनों ही इसकी देखभाल करेंगे। आपको तो घर की हालत पता ही है, यहाँ खुद के खाने के लाले पड़े हैं, हम बेचारी गाय को क्या खिलाएंगे, इनकी देखभाल कैसे करेंगे? देखो, मुझे नहीं मालूम कि हम दोनों कैसे उनकी देखरेख करेंगे, लेकिन मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। अरे किसे मना नहीं कर पाए? आखिर क्या बात है, मुझे सारी बात बताओ। राजू अपनी पत्नी रीमा को सारी बात बताता है। तभी रीमा सारी बात सुनने के बाद राजू से बोलती है, मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन हमारे पास तो इनको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। रीमा के इतना बोलते ही वो दोनों गाय अपने मुंह से सोना प्रकट करने लगती है। ये देखकर राजू और रीमा दोनों बहुत ही हैरान हो चुके थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी वो जादुई सोने की गाय राजू और रीमा से कहती है, घबराओ नहीं राजू, हम दोनों जादुई सोने की गाय हैं। हम अपनी जादुई शक्तियों से सब कुछ कर सकते हैं और हमें यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा गया है। अब से जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी, हम हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। क्या? जादुई सोने की गाय? मैंने कहा था ना रीमा, जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ छिपा है। और देखो, ये तो जादुई सोने की गाय निकली। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा था। तुम दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनकर रीमा और राजू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राजू जादुई सोने की गाय से बोलता है, हे जादुई सोने की गाय, मेरा घर बहुत छोटा है और बारिश आने पर घर में बारिश का पानी आ जाता है। क्या तुम अपनी जादुई शक्ति से मेरे घर को बहुत ही सुंदर बना सकती हो? हाँ राजू, हमें यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए ही भेजा गया है। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। इतना बोलकर जादुई सोने की गाय अपनी जादुई शक्तियों से सोना और चांदी मिलाकर राजू के लिए बहुत ही सुंदर सोना चांदी का घर बना देती है। ये देखकर राजू और रीमा दोनों बहुत हैरान थे। धीरे धीरे गांव के सभी लोग राजू और रीमा से जलने लगते हैं। ऐसे ही अब राजू की तरक्की की बात धीरे धीरे राजू के जमींदार तक पहुंच जाती है। जमींदार से राजू की तरक्की अब नहीं देखी जा रही थी। वो अपने आदमियों से बोलता है, अरे नालायक, जरा पता लगाओ कि आखिर राजू के हाथ कौन सा खजाना लग गया है। कहां से उसके पास इतने सारे पैसे आ गए कि उसने सोना और चांदी का घर बनवा लिया। अब तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है उसके पास। आखिर इतना पैसा कहां से आ गया? मालिक, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है और राजू बहुत अच्छा इंसान है, इसीलिए भगवान ने उसे अमीर बनने का आशीर्वाद दिया है। ये सुनकर जमींदार को गुस्सा आता है और वो उस आदमी को खींचकर एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, तुझे हरामखोरी करने के पैसे देता हूं क्या मैं? तुझे यहां मैंने राजू की तरफदारी करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि ये पता लगाने के लिए बुलाया है कि आखिर ऐसा क्या है जिससे राजू इतना अमीर हो गया है, और एक तू है कि मार खाने के काम कर रहा है। मालिक माफ करिएगा, हमसे भूल हो गई, आइंदा हम सोच समझ कर ही बोलेंगे। जमींदार के कहने पर जमींदार के आदमी राजू के घर पर अब अपनी नजर गड़ाए बैठे थे। वो 24 घंटे राजू और उसकी पत्नी पर नजर रखते थे। आखिरकार राजू के आदमियों को जादुई सोने की गाय के बारे में पता चल ही जाता है और वो ये सारी बातें जमींदार को बताते हैं। तभी जमींदार उन आदमियों से कहता है, हाँ तो ठीक है, एक काम करो, राजू की सोने की गाय उठाकर ले आओ। अब वो मेरी गाय है। अब मैं भी जादुई सोने की गाय की मदद से अपने लिए सोने और चांदी का घर बनवाऊंगा। मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगा। जमींदार के कहने पर एक बार फिर वो आदमी राजू के घर जाते हैं और चोरी से राजू की जादुई सोने की गाय चुराकर जमींदार के घर ले आते हैं। जादुई सोने की गाय देखकर जमींदार बहुत खुश था और वो खुशी खुशी जादुई गाय से बोलता है,
है जादुई गाय, जल्दी से खूब सारा सोना प्रकट कर दो। जमींदार के इतना बोलते ही जादुई गाय जमींदार के लिए सोने के बदले बहुत सारा गोबर प्रकट करती है। ये देखकर जमींदार को गुस्सा आ जाता है। अरे, लगता है ये गाय बहरी है। अरे ओ जादुई गाय, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा सोना प्रकट करो, गोबर नहीं। इस बार जादुई सोने की गाय ऐसा गोबर प्रकट करती है कि वो गोबर सीधा जमींदार के मुंह पर लग जाता है। ये देखकर वहां खड़े सभी आदमी जोर जोर से हंसने लगते हैं। जमींदार को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में जादुई गाय से बोलता है, अरे जादुई गाय, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तू यहाँ मेरी बेइज्जती करने आई है क्या? जमींदार को गुस्सा आता है और वो अंदर से एक लाठी लेकर आता है और उस लाठी से जादुई सोने की गाय को मारने लगता है। लेकिन वो लाठी सोने की गाय को न लगकर उल्टा जमींदार को ही लगती है। जमींदार हैरान हो जाता है। तभी जादुई सोने की गाय अपनी जादुई शक्तियों से अपने मुंह से आग निकालने लगती है और जमींदार के चारों ओर आग लगा देती है। जमींदार डर जाता है और डर के मारे हाथ जोड़कर जादुई गाय से बोलता है जादुई गाय, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजू को लेकर मेरे मन में बहुत ईर्ष्या थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दो जादुई गाय। नहीं नहीं, तुम्हें क्या लगा कि तुम हमें इस तरह से उठा लोगे और हम तुम्हारी गुलामी करेंगे? अरे हम जादुई सोने की गाय हैं और हम हमेशा सच्चे और ईमानदार लोगों की मदद करते हैं। और आज जो तुमने किया है, तुम्हें उसकी सजा तो जरूर मिलेगी, ताकि आगे से कभी किसी के अंदर घृणा करने की हिम्मत ना आए। हाँ जादुई गाय, मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, लेकिन भगवान के लिए मुझे एक बार माफ कर दो। मुझे सुधरने का मौका दे दो। मैं वादा करता हूं कि मैं कभी राजू को परेशान नहीं करूंगा। जमींदार के कहने पर जादुई गाय जमींदार को छोड़ देती है, लेकिन उसे हमेशा हमेशा के लिए गरीब बना देती है। गरीब होने के बाद बेचारे जमींदार को राजू के पास नौकर का काम करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं, हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। सहारनपुर नाम के गांव में मनोज अपनी पत्नी शारदा और बेटी स्वीटी के साथ रहता था। गांव में मनोज का पकोड़े का ठेला था, जहां पर दूर दूर से लोग मनोज के ठेले के पकोड़े और टमाटर की लाल चटनी खाने आया करते थे। मनोज भैया, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके ठेले जैसे पकोड़े और कहीं नहीं मिलते। लेकिन आपकी ये जो लाल चटनी है ना, ये आपके पकोड़ों को चार चांद लगा देती है। सच में आपकी टमाटर की इस लाल चटनी का तो कोई जवाब ही नहीं है। भैया, ये सब तो बस आपकी भाभी जी का कमाल है। वो ही इन पकोड़ों का मसाला और टमाटर की लाल चटनी बनाती है। भैया, जरा 5 प्लेट पकोड़े पैक कर दीजिए। पकोड़ों के साथ साथ बनी उस लाल चटनी की वजह से मनोज के पकोड़े लोग बहुत शौक से खाते थे। शाम होने से पहले ही मनोज के ठेले पर बने सारे पकोड़े हाथों हाथ बिक जाते थे। कुछ दिनों से मनोज का फायदा अब बहुत अच्छा होने लगा था। शारदा, आजकल हमारा काम बड़ा अच्छा चल रहा है। जब से तुमने पकौड़ों के साथ टमाटर की लाल चटनी बनानी शुरू की है, तब से हमारे पकौड़ों की बिक्री दुगनी हो गई है। भला होगा भी क्यों नहीं, ये चटनी मुझे मेरी माँ ने जो बनानी सिखाई है। अरे, चटनी से याद आया, टमाटर की ये चटनी तो खत्म हो गई है और घर में टमाटर भी नहीं है। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं बाजार से जाकर ताजे टमाटर ले आती हूँ। शारदा टमाटर खरीदने के लिए बाजार जाती है तो टमाटर का दाम सुनकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। अरे भैया, कभी टमाटर भी 150 रुपए किलो होते हैं क्या? आपने तो सरेआम लूट मचा रखी है। बेचारा कोई गरीब आदमी 150 रुपए किलो टमाटर कैसे खरीदेगा? बहन जी, आप मुझे क्यों सुना रही हैं? जब मंडी से ही हमें इतना महंगा टमाटर मिल रहा है, तो हम तो उसे महंगा ही बेचेंगे ना। आपको यहाँ टमाटर ज्यादा महंगा लग रहा है, तो जाकर मंडी से खरीद लाओ। 10-20 रुपए सस्ता मिल जाएगा।
रहने दो भैया, इतनी दूर मंडी में जाकर भी अगर बस 10-20 रुपए सस्ते टमाटर मिलेंगे तो क्या फायदा। सस्ते ताजे टमाटर खरीदने के लिए शारदा पूरे बाजार में घूमती है, लेकिन पूरे बाजार में उसे किसी भी सब्जी वाले के पास सस्ते टमाटर नहीं मिलते, जिस वजह से वो बिना टमाटर खरीदे ही अपने घर वापस आ जाती है। अरे, तुम टमाटर की थैली बाजार में ही भूल आई क्या? अरे काहे के टमाटर की थैली, पूरे 150 रुपए किलो हो गए हैं टमाटर। अगर चटनी बनाने के लिए इतने महंगे टमाटर खरीद कर लाती तो हमारा ही दिवाला निकल जाता। अरे बाप रे बाप, ये टमाटर बेच रहे हैं या सोना बेच रहे हैं? टमाटर तो छोड़ो, आज तक किसी भी सब्जी का दाम मैंने इतना महंगा नहीं सुना। लेकिन अब मैं पकौड़ों के साथ बिना टमाटर की चटनी कैसे लेकर जाऊंगा? आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं बाजार से ये टोमेटो सॉस खरीद कर लाई हूँ, आप कुछ दिन इसी से काम चला लेना। अब अगले दिन मनोज बाजार में अपना पकोड़े का ठेला लगाता है, तो हर रोज की तरह उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। लेकिन सभी ग्राहक पकोड़े खाते ही मनोज से कहते हैं, भैया, आज पकौड़े खाने में मजा नहीं आ रहा। तुमने आज वो लाल चटनी नहीं बनाई है क्या? मुझे ये बाजार की सॉस पकौड़ों के साथ उतनी अच्छी नहीं लग रही। हाँ भैया, इन पकौड़ों को खाने का असली मजा तो उस लाल चटनी के साथ ही आता है। जानता हूं भैया, लेकिन क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। क्यों भैया, क्या हुआ? भाभी जी मायके चली गई हैं क्या? नहीं नहीं भाई, तुम्हारी भाभी जी मायके नहीं गई हैं। बाजार में टमाटर का दाम इतना बढ़ गया है कि चाहकर भी मैं उसे नहीं खरीद सकता। आज पकोड़ों के साथ टमाटर की चटनी न होने की वजह से हर रोज के मुकाबले पकोड़े कम बिकते हैं और शाम होने तक मनोज के ठेले पर काफी सारे पकोड़े बच जाते हैं। एक दिन मेरे ठेले पर टमाटर की चटनी नहीं थी, तो इतने सारे पकौड़े बिना बिके ही रह गए। इनमें से कुछ पकौड़े तो मैं घर ले जाऊंगा, लेकिन बाकी पकौड़ों का मैं क्या करूंगा? मनोज खुद से ये सभी बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत आते हैं। बेटा, हम दोनों पति पत्नी ने कल से कुछ नहीं खाया है, क्या तुम हमें थोड़े से पकोड़े खाने के लिए दे दोगे? हाँ माँ जी, क्यों नहीं। अच्छा हुआ कि आज मेरी दुकान पर लाल चटनी नहीं थी, नहीं तो अभी तक ये सारे पकौड़े बिक गए होते। लगता है ये पकौड़े आपकी किस्मत में लिखे थे, इसीलिए आज बिके नहीं। आप बैठ जाइए, मैं आप दोनों के लिए अभी पकौड़े गर्म कर देता हूँ। मनोज उन दोनों के लिए पकोड़े गरम करके उन्हें खाने के लिए देता है। तभी वो दोनों पकोड़े खाकर मनोज को एक पोटली देते हुए कहते हैं, बेटा, तुम बड़े ही नेक दिल के हो। हम दोनों के पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन हमारे पास ये जादुई टमाटर के बीज है। तुम इन टमाटर के बीजों को पौधों में उगाना। इन बीजों से उगे हुए टमाटर के पौधे तुम्हारी हर मुसीबत को हल कर देंगे। उन दोनों की बातें सुनकर मनोज उनसे वो जादुई टमाटर के बीज ले लेता है और कुछ देर बाद ठेला बंद करके वो अपने घर आ जाता है। स्वीटी बेटा, ये लो, आज मैं आपके लिए थोड़े पकौड़े लेकर आया हूँ। इन्हें जाकर अपनी माँ को दे दो, तुम्हारी माँ इन पकौड़ों को गर्म कर देगी। ठीक है पिताजी। माँ, आज पिताजी हमारे लिए पकोड़े लेकर आए हैं, तुम इन पकोड़ों को गर्म कर दो। इन पकोड़ों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। शारदा सबके लिए पकोड़े गरम करके कमरे में लेकर जाती है। तभी मनोज शारदा को उस बूढ़े आदमी और बूढ़े औरत के बारे में बताता है। शारदा, तुम सुबह बाजार में जाकर कुछ गमले खरीद ले आना और इन बीजों को उन गमलों में उगा देना। उन दोनों ने कहा था कि इन जादुई टमाटर के बीजों से उगे टमाटर के पौधे हमारी सारी परेशानी को हल कर देंगे। शारदा अब अगले दिन बाजार में जाकर कुछ गमले खरीद कर ले आती है और सभी गमलों में थोड़े थोड़े जादुई टमाटर के बीजों को बो देती है। कुछ ही दिनों में ये पौधे बड़े हो जाएंगे। उसके बाद मैं इन पौधों में उगे टमाटरों से ही टमाटर की लाल चटनी बनाया करूंगी। क्या पता इन जादुई टमाटरों से बनी चटनी से हमारी ग्राहकी बढ़ जाए। लेकिन
जैसे ही वो अगले दिन टमाटर के पौधों को पानी देने जाती है तो देखती है कि सभी पौधों में खूब सारे टमाटर उगे हुए हैं, जो दिखने में बिल्कुल गोल मटोर, लाल लाल और सुंदर है। अरे भला ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कल ही तो इन टमाटर के पौधों के बीज को बोया था। ये पौधे इतने जल्दी कैसे बड़े हो गए? लगता है तुम भूल गई कि हम जादुई टमाटर के पौधे हैं। हमें बड़ा होने में ज्यादा समय नहीं लगता। हम तो एक रात में ही पूरी तरह बड़े हो जाते हैं। ये क्या? ये टमाटर तो बात भी कर सकते हैं। हाँ, हम तुमसे बात कर सकते हैं और तुम्हारी सभी मुसीबतों को भी हल कर सकते हैं। हे भगवान, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? मुझे तो इन टमाटरों से बहुत डर लग रहा है। टमाटर को बोलते हुए देखकर शारदा उनसे डर जाती है और दौड़ती हुई अपने घर के अंदर आ जाती है। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? आपने परसों रात को जो टमाटर के बीज दिए थे, मैंने कल उन्हें गमलों में बो दिया था। लेकिन एक ही रात में वो टमाटर बड़े भी हो गए और तो और वो मुझसे बात भी कर रहे थे। क्या कहा? वो टमाटर के पौधे तुमसे बात कर रहे थे? शारदा की बातें सुनकर मनोज हंसने लगता है और आंगन में टमाटर के पौधों के पास उन्हें देखने जाता है। ये बात तो सच है कि एक ही रात में टमाटर के पौधे इतने बड़े हो गए, लेकिन ये हमसे बात थोड़ी ना कर सकते हैं। शारदा भी कुछ भी कहती है। तुम्हारी पत्नी सच ही तो कह रही थी। हम लोग सच में तुमसे बात कर सकते हैं। उन टमाटरों को बोलते हुए देखकर एक बार को मनोज भी बुरी तरह डर जाता है, लेकिन तभी उसे उस बूढ़ी औरत की कही हुई बात याद आती है कि ये जादुई टमाटर उसकी जिंदगी की हर परेशानी को हल कर देंगे। कहाँ खो गए मनोज? हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुम भी हमसे बात करो। हम यहाँ पर तुम्हारे परेशानियों को हल करने आए हैं। तुम हमें बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? जादुई टमाटर के पौधों, वैसे तो मेरे पास जो भी है मैं उसमें बहुत खुश हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास अपना एक टमाटर का बहुत बड़ा खेत हो और एक बहुत ही बड़े पकौड़े की दुकान, जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा पकौड़े बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकूं। अच्छा तो ठीक है, हम तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा टमाटर का खेत बना देंगे और साथ ही एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भी खोल देंगे, जहां तुम पकौड़ों के साथ साथ बाकी खाने की चीजें भी बेच पाओगे। जादुई टमाटर का पौधा अब अपना जादू करता है, तो मनोज का छोटा सा आंगन एक बहुत ही बड़े टमाटर के खेत में बदल जाता है, जहां खूब सारे मोटे मोटे लाल लाल रसीले टमाटर खेत में उग जाते हैं। हमने तुम्हारे लिए टमाटर का खेत तो उगा दिया, अब हम तुम्हारे लिए एक बड़ा सा रेस्टोरेंट भी खोल देते हैं। अब जादुई टमाटर के पौधे अपने जादू से एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भी खोल देते हैं। उस टमाटर के खेत और रेस्टोरेंट को देखकर मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो जादुई टमाटर के पौधों का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। जादुई टमाटर के पौधों, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारे इस उपकार को जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। मैं अगर पूरी जिंदगी भी कड़ी मेहनत करता तो भी इतना बड़ा खेत और इतना बड़ा रेस्टोरेंट नहीं खोल पाता। मनोज, ये सब तो बस तुम्हारी अच्छाई का ही परिणाम है। तुम हमेशा लोगों की मदद करते हो, इसलिए तुम्हारी मदद करने के लिए हमें तुम्हारे पास भेजा गया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और हमेशा ऐसे ही रहना। जब तक तुम नेकी की राह पर चलते रहोगे, तब तक तुम आबाद रहोगे। तुम हमेशा इस बात को याद रखना कि कभी भी किसी जरूरतमंद को मदद करने के लिए मना मत करना, वरना उसी दिन हमारा किया हुआ सारा जादू खत्म हो जाएगा और तुम फिर से गरीब हो जाओगे। नहीं जादुई टमाटर के पौधों, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं। ठीक है मनोज, अब हमें बाकी लोगों की मदद करने भी उनके पास जाना होगा। अलविदा। इतना कहकर जादुई टमाटर के पौधे वहां से गायब हो जाते हैं। उनके वहां से जाते ही मनोज का पुराना घर भी एक नए घर में बदल जाता है। अगले ही दिन से वो अपने रेस्टोरेंट में काम करना भी शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में उसका काम भी बहुत ही अच्छी तरह चलने लगता है।
कुछ दिनों में वो शहर का बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। उसके पास जो भी जरूरतमंद मदद के लिए आता है वो उन सब की मदद करता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।